हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम बात करेंगे, चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपके बहुत कुछ आ जाता है ना। मेंसुरेशन 3D ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, आपका सर्कल्स आ जाता है, ट्रायंगल्स आ जाता है, स्क्वायर्स आ जाते हैं और क्वाड्रिलेटर्स, जितने भी चतुर्भुज हैं आपके, वृत्त है, गोला है, सब इसमें आ जाएगा। तो सबको इसमें देखेंगे। सब क्वेश्चन में मैं एक मेंसुरेशन की एक सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें हर एक क्वेश्चन इसमें आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन के ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जो कर रहा है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एमटीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, 10th पास करके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हल्के से हल्के और लेवल ऊपर से ऊपर तक के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी आप लोगों से मेरी कि आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाऊं या सॉरी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊं मेंसुरेशन के अंदर, आप बोलते हैं सर सर्कल्स पढ़ा दो, आप बोलते हैं सर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कवर करा दो, आप बोलते हैं त्रिभुज कवर करा दो, तो आपको वो भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम मेंसुरेशन की सीरीज लेके चल रहे हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये आपको जिनका बेसिक थोड़ा बहुत बेस क्लियर है उनके लिए क्लास बहुत अच्छी है, और जिसका बेस क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं बेस क्लियर करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए। 9वीं 10वीं की बुक में आपको मिल जाएंगे। आपके पास फॉर्मुलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आपके लिए एक वीडियो सारे फॉर्मुलेज में, एक क्लास में आपको सारे फॉर्मुलेज में करा दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आप भूले ना। अगर आप खुद से याद कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मुलेज अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको स्क्वायर्स में बोलूंगा। मैथ्स में आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 20 से 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। स्क्वायर ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से स्क्वायर ट्रिक हम निकालते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्वेश्चन सब आएंगे आपके, सर्कल्स के भी आएंगे, ट्रायंगल्स के भी आएंगे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से रिलेटेड भी आएंगे, सब आएंगे। सबको हम करेंगे, धीरे धीरे समझ के करेंगे, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 8 एंड बी इज द सेंटर ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 8। इफ these two circles touch externally, then the area of the circle with diameter AB is। फिर से समझते हैं। A एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है यानी सर्कल है, उसका केंद्र A है, और B एक वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 8 है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तो AB व्यास वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। अभी हम चीजों को सीखेंगे। जैसे आप चीजें सीख जाएंगे तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। राइट। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो स्पीड आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, है ना। आप चलना सीखते हैं, चलना एकदम दौड़ना तो नहीं सीखते हैं। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटी बाइक जो भी आप सीखते हैं, पहले आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलाते हैं, धीरे धीरे। गिरने का डर रहता है, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। जो आपको सिखा रहा होता है वो भी आपको बड़े आराम से सिखाता है, बट जब एक बार आप सीख जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, देन यू राइड योर बाइसाइकिल, यू राइड योर बाइक एट योर ओन स्पीड। जो भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो उस पर आप करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी हम रखेंगे। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। ए है सेंटर ऑफ अ सर्कल हमारा। ए क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है। कुछ नहीं करना। देखो मैथ्स में मेंसुरेशन में एक चीज मैं आपको बताता हूं। मेंसुरेशन के अंदर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा वैसा करते रहो, बात आपका, काम आपका हो जाएगा। ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 8। तो मैंने मान लिया एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 है। अच्छा, अब मुझे एक बार बताओ, रेडियस 8 है तो सर डायमीटर कितना होगा? रेडियस 8 है, ठीक है, सॉरी रेडियस 8 है, ठीक है। रेडियस कितना बोला इसका? सर रेडियस इसका बोल दिया 8, और ए है सेंटर का नाम। ए इसका सेंटर है। बी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 8, और बी डायमीटर 8 है। अब खुद सोचो, अगर व्यास 8 है, आप खुद सोचो, अगर व्यास 8 है, डायमीटर 8, तो रेडियस क्या होता है? आधा होता है। नहीं, रेडियस 4 सेंटीमीटर रहा होगा। मान सकते हो इस बात को? मानते हो ना इस बात को? इतना तो चीजें आपको पता होंगी। तो यानी कि जो सर्कल होगा सर ये छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा हम सर्कल इसको बना देते हैं कि सर्कल क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। तो ये सर्कल हमने छोटा मान लिया, इसके साथ एक्सटर्नल बाउंड्री टच कर रहा है, और इसका जो आपका रेडियस है वो 8 है, बट डायमीटर, डायमीटर बोले तो हम डायमीटर मान लेते हैं। डायमीटर, और सेंटर क्या है सर? सेंटर इसका बी है, और इसका डायमीटर 8 है। डायमीटर कितना है? 8 है पूरा। अब एक बार बताओ, अगर डायमीटर 8 है, व्यास 8 है, तो रेडियस कितना होगा सर इसका? रेडियस इसका सर 4 होगा। रेडियस इसका 4 होगा। तो रेडियस में मान लेता हूँ सेंटर यहां से लेके यहां तक ही 4 है।
ठीक है, यहां से यहां तक ये 4 है। कोई दिक्कत किसी को? यहां से यहां तक सेंटर तक ये 4 है, क्योंकि रेडियस इसका डायमीटर इसका 8 है तो रेडियस 4 होगा, व्यास इसका 8 है तो इसकी त्रिज्या 4 होगी, सब आपको पता है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं, अब जब ये 4 है तो इसको इधर से मिटा देते हैं और केवल हम ये रख देते हैं, केवल हम ये रख देते हैं। अरे मिल जा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने बोला आगे क्या बोला है कि इफ दीज टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर, उस सर्कल का एरिया बताओ जिसका डायमीटर ये ए बी होंगे, वो सर्कल का एरिया बताओ जिसका डायमीटर ए बी होंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सर्कल मुझे बताना है सर जिनका डायमीटर क्या होगा, ये ए बी होंगे, यानी कि ए बी जो है, ये जो ए बी जो है किस में आ रहे होंगे, इस डायमीटर ए बी, यानी कि ये इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। तो ये ए बी डायमीटर। अब अगर मैं बात करूं आपसे बीच वाले सर्कल की, आप देखो, आप बीच वाला सर्कल देखो, आपसे बात करूं इस बीच वाले सर्कल को देखो, इस बीच वाले सर्कल को, इस सर्कल को आप देखेंगे और इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर अगर डायमीटर व्यास पूरा 8 और 4 12 है तो इसका अगर ए बी सर्कल जो है, सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर कितना 8 और 4 12, ठीक है, डायमीटर कौन है ए बी 12 है, तो सर इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा 6, त्रिज्या क्या होगी 6। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो किसी भी वृत्त का अगर मैं एरिया निकालता हूं, किसी भी वृत्त का मुझे एरिया चाहिए, किसी भी सर्कल का मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू डालना नहीं है, ऑप्शन पे आपकी नजर होनी चाहिए, ऑप्शन में नजर होनी चाहिए, सब आंसर आपके पाई के टर्म में, तो पाई को ऐसे रहने दो, रेडियस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई। कितना हो जाएगा, 36 पाई हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल तरीके से क्या, सलीके से आपने क्या, क्यों, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, जिनको चीजें आती हैं, जिन्होंने करा है वो डायरेक्ट फटाफट इसको कर लेंगे। एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आएगा, वहां थोड़ा ना सर्कल बनाते फिरोगे, आपने वहां पे देखो वो क्या करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बोला है, हमेशा एक तरीका फॉलो करने के लिए जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो। हम एग्जाम में आया क्या, ए द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 8, तो सर रेडियस 8 है मान लेते हैं, और दूसरा सर्कल है उसका डायमीटर आपका कितना बोला जी 8, तो डायमीटर 8 है तो सर रेडियस कितना होगा 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 4 हो गया। अब बोला एक ऐसा सर्कल जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टच कर दिया, उस ए सर्कल का एरिया बताओ जिसका डायमीटर ए बी होगा, जिसका डायमीटर व्यास ए बी होगा, यानी कि ऐसा सर्कल का एरिया ये, तो इसका एरिया निकालना है, और एरिया के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रेडियस की जरूरत होती है। तो 8 4 12, 12 का आधा 6, 6 छको 36, 36 पाई, डायरेक्ट आप ऐसे कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट कर लेंगे। कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ये कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर, चलिए कॉपी कर लेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए कॉपी कर लिया, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे आने से पहले, जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझा दूं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, चलिए पहले ये पेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, जितने भी पेंट वाले क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेंट वाले क्वेश्चन होंगे, पेंट वाले क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर है, इस फ्लोर की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस फ्लोर में मुझे टाइल्स पेंट मान लेते हैं, पेंट करना है, पेंट इस फ्लोर में या वॉल में मेरे को पेंट करना है, पूरा ग्रीन पेंट मेरे को करना है। ठीक है, पेंट करोगे, कुछ भी आप इसमें पेंट करोगे, डिजाइन बनाओगे, पेंट करोगे। अब पेंट वाला जो आएगा, पेंट वाला आप बुला के लाओगे, आप रेट तय करोगे, है ना, मार्केट जाओगे, हम बोलते हैं ना कि भाई क्या रेट है आपका, आपका क्या रेट है, आपका क्या रेट है, तो हमें एक सबसे सस्ता रेट वाला मिल गया, और उसका जो रेट था वो था साहब कि सर मैं पेंट कर दूंगा, मैं 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लूंगा। क्या लूंगा, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लूंगा, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लूंगा। इसका मतलब क्या है सर, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लूंगा, इसका मतलब है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का मैं 5 रुपए लूंगा। भाई पेंट वॉल में होना ना, वॉल का एरिया होता है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है, इस चीज को भी ध्यान से समझो, इस चीज को भी समझो। एरिया है, एरिया, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, जो फैलावट होती है, एरिया क्या होता है, जो फैलावट होती है।
जैसे कि मैं मानूं कि मेरे पास ये बुक है, इस बुक का ये एरिया है, इस बुक का ये क्या है, एरिया है ना। इतनी फैलावट है, तो देखेंगे इसमें चौड़ाई भी, इसमें लंबाई भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका एरिया। तो एरिया किस किस पे, लेंथ और ब्रेथ दो डायमेंशन होती है, तो ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, या सेंटीमीटर में होगा, जिसमें भी होगा। तो इसलिए इसकी यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में नापी जाती है, तो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात मैं करूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप कोई भी एक अपना ज्योमेट्री बॉक्स देख लें, ठीक है। उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई और गहराई होगी। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कितना पेन आ सकता है, कितने स्केल्स आ सकते हैं, कितने स्केच आ सकते हैं, है ना। आप टिफिन बॉक्स ले लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई होगी, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीन डायमेंशन होगी। तो जब भी वॉल्यूम की बात आए, जब भी आयत की बात आए, आयतन की बात आए, वॉल्यूम की बात आए, तो आप याद रखें कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी कब आती है, जब किसी में गहराई होगी, कितना हम उसके अंदर चीज डाल सकते हैं, कितना उसके अंदर चीज आ सकती है, वो हाइट, डेप्थ होगी वहां, तीसरी डायमेंशन डेप्थ, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपकी क्या होगी, हाइट का वहां जरूरी होना है। चाहे वो किसी भी शेप में आप ले लो, हाइट वहां आपको दिखेगी दिखेगी, वो किसी भी रूप में दिख सकती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो आप देखते हैं ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर या सेंटीमीटर, जो भी, मीटर इंटू मीटर, मीटर, इसलिए मीटर क्यूब। तो जिसके पीछे मीटर क्यूब लगा होगा, तो यानी कि सर वो मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगर लेंथ, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई की बात करें, तो सिंपल मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप बोले, किलोमीटर, किलोमीटर में ये रोड इतनी लंबी है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई का रास्ता इतना किलोमीटर है, लेंथ है, इतना लंबा है, ये पेन इतना लंबा है, ओनली दिस इज इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, ये पेन लंबा है। तो लंबाई में ये बात होगी, ठीक है, लंबाई में ये बात होगी। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते, मानते हैं सर। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी होगा। तो मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, जैसे उसने बोल दिया 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लेगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का 5 मतलब आप मान लो इसका 1 मीटर स्क्वायर इतना है, तो इतने को पेंट करने का वो क्या ले रहा है, 5 रुपए। इतने को पेंट करने का क्या ले रहा है, पूरा 5 रुपए ले रहा है। तो पूरे को कितना करेगा, आपको पूरे का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे आते हैं, अभी इस पे आते हैं। इतना आप समझ गए ये चीज, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक है। बात करते हैं रेट 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की। 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर होता है सर 5 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए, ये बोलने का मतलब है। थोड़ा एक चीज पे आप गौर करें, छोटी सी चीज है, ठीक है, काफी को पता भी होगा, नहीं पता है तो देख लो। रेट, कॉस्ट, रेट मतलब दर, कॉस्ट मतलब लागत या मूल्य, ठीक है। लागत हो गया, मूल्य हो गया, रेट, दर। बाजार में गए, भैया टमाटर क्या रेट दिए, है ना, ये बोलते हैं क्या रेट दिए भैया टमाटर, चीनी क्या भाव दी, चीनी क्या रेट दिया। तो रेट मतलब टमाटर 50 रुपए किलो, उसने बोला 50 रुपए किलो टमाटर है, क्या बोला, 50 रुपए किलो टमाटर है, ठीक है। 50 रुपीज के जी, 50 रुपीज के जी टमाटर भैया, 50 रुपए किलो टमाटर है। आपने बोला ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो, 2 किलो पैक कर दो। तो 2 किलो पैक करोगे, यानी कि एक 50 का है, तो 2 किलो कितने का होगा, 100 रुपए का होगा। तो ये क्या हुई, ये कॉस्ट हुई, ये आपकी लागत है टमाटर में। टमाटर जो आपने लिए वो आपकी लागत है, जो आपकी जेब से पैसा गया आपकी लागत है, कि 100 रुपए, ये कॉस्ट हो गई। आधा किलो बोलोगे तो 25 रुपए, 1 किलो बोलोगे तो 50 रुपए ही आपका कॉस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो रेट, आपको रेट और कॉस्ट में ये थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस आपका होता है। वापस आते हैं इस कहानी पे। इस कहानी पे देखेंगे आप, एक 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। अब बोला रेट 5 रुपीज पर स्क्वायर है, तो इस पूरे एरिया को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो हमेशा क्या करते हैं, अगर मैं, आपने तो देखा कि सर क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए, तो इस पूरे का कितना मीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो सर एरिया निकाल दो और उसमें रेट की मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा, है ना। कितना एरिया है इसका, उतना आप रेट निकाल दो, और एरिया आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 100, 10 इंटू 10। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया अगर आप देखो, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू रेट की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट को, टोटल लागत कितनी आएगी, लेंथ है 20, ब्रेथ है 10 और एक रेट है 5 रुपए का, 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है ना। तो हम उतना कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी हमारी 20 इंटू 10, 200 इंटू 5, यानी कि 1000 रुपीज, 1000 रुपए लागत लगेगी मेरे को इस फ्लोर को पेंट या इस वॉल को पेंट करने में। आई बात समझ में। तो एरिया को मैं लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन पे।
अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रूम इज ₹120, 120 रुपए है पेंट करने का कॉस्ट। उसने बता दी लागत कितनी है, एक कमरे को पेंट करने का खर्च या लागत 120 रुपए है। इफ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस, अगर कमरे की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 4 मीटर कम होती है, ठीक है, यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती है तो लेस देन द कॉस्ट ऑफ कारपेट वुड हैव बीन ₹20 लेस। कॉस्ट ऑफ पेंट है, कारपेट नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ पेंट या कारपेट, आप कारपेट बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए, कारपेट भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ पेंट जो आपकी कॉस्टिंग है पेंट की वुड हैव बीन ₹20 लेस, ठीक है, 20 लेस यानी 20 रुपए कम लगता है। द विड्थ ऑफ द रूम इज, अब आप बताओ कि कमरे की चौड़ाई कितनी है, अब आप बताओ कमरे की चौड़ाई कितनी है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा इससे पहले, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करना है, किस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करना है, तो जरा करो, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा भी, यहाँ पे कॉस्ट कैसे आती है, तो इस पे इसको यूज करो यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज करो यहाँ पे और आंसर दो, जरा सोचो क्या होगा आंसर। चलिए चलिए तब तक पानी के घूंट ले लेते हैं, आप इसको सॉल्व करो कि क्या आप इसमें कर सकते हैं। चलिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, बेटर तरीका कोई सा भी हो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। चलो ठीक है सर, ये ट्रिक यूज कर लेते हैं आपकी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का ₹120, ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है 120 रुपए है। इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं, हमको पता है क्या बात हो रही है। चलो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट हमें पता है 120 है ना, कॉस्ट हमको पता है 120 यानी लागत 120 रुपए। इफ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस, अगर विड्थ 4 मीटर कम हो जाती है तो जो पेंट का कॉस्ट है, कारपेट का कॉस्ट है, वो 20 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। चलो यानी कि सर अगर एरिया किसी पे हम किसी फ्लोर पे हमें पेंट करना है, किसी फ्लोर पे हमें पेंट करना है, ये इसकी लेंथ रही होगी, ये इसकी ब्रेथ रही होगी, और इस पूरे को पेंट करने का 120 रुपए वो ले रहा है। कॉस्ट है ये, रेट नहीं है। रेट हमेशा दर दी होती है, इतना मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, वो रेट होगा, दर हो गया, कॉस्ट है। तो आपको पता है सर, इसको अगर हमने एरिया इंटू रेट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू रेट क्या होगा, तो मेरे को क्या मिलता है, कॉस्ट मिलता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू रेट क्या होगा, तो कॉस्ट मिलता है। देखा से पहले लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया है। मैंने यहां देखा जाए तो एरिया में, अगर किसी एरिया में मैं रेट की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कॉस्ट मिलेगी, टोटल लागत मिलेगी। इस एरिया को मैंने ब्रेक कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ में, क्यों, क्योंकि इसने बोला है ब्रेथ 4 मीटर कम है, तो यहां मेरे को ब्रेथ का हमको यहाँ पे हिसाब किताब रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं अगर एल है और बी है, रेट हमें नहीं पता क्या, रेट सेम रहेगा, तो कॉस्ट लागत 120 रुपए मान लेते हैं, पहली समीकरण इसको चाहे ऐसी मान लो। फिर अगर फिर से सर लेंथ है और ब्रेथ 4 मीटर कम हो जाती है इसमें, यानी कि 4 मीटर की मैंने कमी कर दी, और रेट तो वही होगा भाई, जो पेंट करने वाला है रेट वो वही ले रहा है, तो वो बोला मैं 20 रुपए कम ले लूंगा। ऐसा करो, आप इसकी चौड़ाई कम कर दो, मैं 20 रुपए कम कर दूंगा। तो उसने क्या किया, चौड़ाई कम की, तो इसने यहां से, इसने क्या किया, इसने यहां से क्या किया, 4 मीटर कम किया ब्रेथ में, और इससे यहां से 20 रुपए कम कर दिए, ठीक है। यही तो हुआ इसमें, और कुछ थोड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, एक बात बताओ, इस चीज में कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज तो कॉमन है ही है, कोई चीज तो कॉमन है ही है, वो बदलेगी नहीं, वो बदल नहीं सकती, क्या। देखो एक चीज आप देखो, रेट तो कम, रेट तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, रेट तो सेम ही रहेगा, पेंटर तो एक ही, उससे 20 रुपए कम कर दिए। जो रेट है 50 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो टमाटर है, उसने बोला 2 किलो पैक कर दो 100 रुपए, उसने बोला भाई ऐसा करो 2 किलो की जगह 1.5 किलो कर दो, आधा किलो कम कर दो, 1.5 किलो। पैसे तो 50 रुपए के हिसाब से ही देगा ना, पैसे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से ही देगा वो, तो क्या यानी रेट सेम रहा होगा। तो यहां से अगर मैं रेट निकालूं, यहां से अगर मैं रेट निकालूं, आर को इधर रखूं, आर को अकेला रखूं, रेट को निकालूं, तो 120 तो इधर है ही, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। और इधर से अगर मैं रेट निकालूं सर, तो इधर से भी रेट कैसे निकलेगा, ऊपर 100 है ही, ऊपर 100 है ही, एल इंटू बी माइनस 4, एल मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 4, होगा कि नहीं होगा, होगा सर,
होगा। तो रेट दोनों का सेम है, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। बिल्कुल सर, इन दोनों को आप दोनों ही एक चीज है ना, दोनों ही समान चीज है, तो इनको मैं 120 अपॉन एल इंटू बी एल बी और 100 बटे एल बी माइनस 4 रखूं। बात में कोई दिक्कत किसी को? दोनों ही रेट की वैल्यूज है, दोनों ही रेट है, दोनों ही दर की वैल्यूज है। ठीक है, रेट दोनों का सेम है। तो यहां से मैं जो जो चीज करती हूँ काट देंगे। जिसको ये मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं आती है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आते हैं, कमेंट लिख देना, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 2 6 12, 2 5 10 कट गया, एल से आपका एल कट गया। क्या बचा हमारे पास? b माइनस 4 6, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 6 की b माइनस 4 के साथ, और ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5b के साथ। तो आप क्या करोगे? 6b, 6 4 24, 5b। ठीक है, तो b इधर आ जाएगा 6b माइनस प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 6b माइनस 5b, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, तो b क्या बचेगा? b बराबर आ गया आपका 24। b बराबर कितना आ गया? 24, तो आ गया 24 मीटर। तो क्या आ गया? 24 मीटर। सही है सर आंसर? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको रेशियो से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो से कैसे कर सकते हैं? चलो रेशियो से भी समझते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें एक चीज और ध्यान है, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है, कोई ये बोल सकता है सर, जिसको रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सर रेट इक्वल है क्या है, हालांकि सबको समझ में आ गया होगा, बट आप एक चीज समझो, लेंथ में भी तो कोई चेंज हुआ, कमरा तो वही है, लेंथ तो सेम ही रही होगी, लेंथ तो दोनों की सेम है, लेंथ में उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेंथ उसने वही रखी, ब्रेथ चेंज की, तो लेंथ की चीज वही है, तो आप लेंथ को भी इक्वल करके यहाँ पे लेंथ की वैल्यू निकाल के लेंथ को इक्वल करके भी आंसर निकाल सकते हो, आप देख लेना। ठीक है, आंसर आएगा। बट ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है, ये थोड़ा लॉजिकली सही हमें लगती है कि रेट तो वही रहा होगा, बस ने वही टमाटर वाली बात आ गई, पहले 2 किलो टमाटर पैक किया उसने, उसने बोला 2 की जगह आप 1.5 किलो टमाटर कर दो, पैसे पर उसी रेट से लगेंगे, पैसे तो उसी रेट से लेगा ना। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो पहले उसने क्या बोला, चलो 50 रुपए किलो टमाटर थे, ठीक है, 50 रुपए किलो टमाटर थे, टोमेटो थे, उसने बोला 3 किलो पैक कर दो, तो 3 किलो का कितना होगा? 50 इंटू 3, 150 रुपए। उसने बोला भैया 3 किलो नहीं, ऐसा करो 1 किलो कम कर दो, अब कितना होगा? 2 किलो। 2 किलो लिया ना उसने, तो जो 2 किलो है वो किस पे? वो भी तो 50 रुपए, रेट तो वही रहेगा, रेट तो सेम है ना, भले कॉस्ट अलग हो जाए, यहां से कितने हो गए? 50 रुपए कम हो गए, और यहां से 1 किलो कम हो गया, तो रेट तो सेम है ना, उसी रेट पे कैलकुलेशन हुई ना, तो वही चीज हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन को रेशियो से करने की। जिस बच्चों ने रेशियो पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझने की कोशिश करें। अच्छा, रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात क्या होता है सर? कंपैरिजन होता है। अनुपात क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किन चीजों के बीच में होता है बच्चों? कंपैरिजन किन चीजों के बीच में होता है? सेम चीज के बीच में होता है ना। अगर सेम चीज है तो ही मैं कंपेयर करूंगा। मैं क्लास 9th के बच्चे का कंपेरिजन क्लास 9th के बच्चे से ही कर सकता हूं। मैं बोलूंगा इस लड़के का वेट 100 किलो है और इस लड़के की हाइट 5 मीटर है, 5 फीट है। तो आप एक बार बताओ, लेंथ और वेट का क्या लेना देना? सर अगर आपको कंपैरिजन करना है तो दोनों का वेट में करो। आपको क्लास 9th का कंपैरिजन करना है तो क्लास 9th के स्टूडेंट से करो। क्लास 9th का कंपैरिजन क्लास फर्स्ट स्टूडेंट से कैसे कर रहे हो आप? तो कंपैरिजन यानी कि बी सेम चीज के बीच में, अनुपात सेम चीज के बीच में। अब आप देखो, आपको पता है सर एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू रेट रहा होगा, तो कितना? 120 कॉस्ट दी उसने, ठीक है, और अगर लेंथ उसने ब्रेथ कम कर दी, बी माइनस 4 कर दी, रेट तो 100 रुपए ले रहा है। चीजें सेम है, पेंट हो रही है, यानी रेट सेम है, रेट में कोई चेंज नहीं है, सेम चीज। तो सेम चीज का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, यानी कि उनका मैं अनुपात में लिख सकता हूं, रेशियो उनका बना सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, इनका अनुपात में लिख दूंगा। आपको पता है जैसे ए टू बी अनुपात में, इसको आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, है ना? आप ए अपॉन बी है तो इसको आप ए टू बी भी लिख सकते हो, है ना? पता है ना सब चीज आपको, ये चीजें पता होंगी, ठीक है। तो एल एल इंटू बी इंटू आर, इनका मैं अनुपात ले लेता हूँ इक्वल टू 120, और इधर मैं अनुपात ले लेता हूँ एल इंटू बी माइनस 4 इंटू आर इक्वल टू 100, और ये हो गया एल इंटू बी, ये हो गया। अच्छा, इसका मैं अनुपात ले लेता हूँ एल इंटू बी माइनस 4 इंटू आर इक्वल टू 100, इसका अनुपात अलग ले लिया। अब आप यहाँ पे देखें, फटाफट एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, ये कट गया यहाँ से, 2 6 12, 2 5 10 कट गया, बचा क्या हमारे पास? ऊपर b बचा, नीचे b माइनस 4 बचा, और 6/5 बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू बी 5b हो जाएगा, ये उधर जाएगा 6 की मल्टीप्लाई b माइनस 4 के साथ। देखो सेम कैलकुलेशन बन रही कि नहीं बन रही, 5b 6b माइनस 4 कैलकुलेट करोगे b यानी ब्रेथ चौड़ाई आपकी 24 मीटर ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? क्लियर? चलो चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आज 2 ही क्वेश्चन हमने किए, कल और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे, इसमें और क्वेश्चंस लेके आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके डाउट्स हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो फीडबैक आपको देना हो आप कमेंट में दे सकते हैं, कहाँ पे हमें वर्क करना है, किस चीज पे काम करना है वो आप बता सकते हैं। बट आपको जो है जो टॉपिक पढ़ना है अलग से वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।